अमित इवनिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री वो पार्ट 1 है और ये जो चैप्टर है आपके वो थ्योरी धातु और अधातु, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, अब इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले धातु का प्रमुख भौतिक गुण हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पर सब कुछ दिखाई दे रहा है, कि हम इतने चीजों के बारे में आपको मैं चर्चा करूंगा, बहुत ही विस्तार रूप से और बहुत ही बारीकी आपको चीजें बताऊंगा, जिससे कि आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए ही इस लेक्चर क्लासेस को हम चालू करते हैं। अब देखिए, ये सबको समझने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक आपके दिमाग में पहले एग्जाम्पल फिट कर दूं, उसके बाद से मैं एक एक कर करके आपको क्या करता हूँ तो आंसर उसका बताता हूँ, मतलब कि उसके विस्तार रूप से करता हूँ। जैसा कि आप लोहा ले लीजिए, लोहा एक प्रकार के क्या होते हैं तो आपके धातु होते हैं, समझ पा रहे हैं आप। और देखिएगा इसमें क्या क्या गुण होता है, गौर कीजिएगा। जो आपको बाहर से दिखाई देते हैं उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं तो भौतिक गुण कहते हैं। तो देखिए, अगर देखिए जाए तो इसमें क्या होते हैं, लोहा में चमक भी होती है। कब? जब नया होते हैं, तब पुराना होते हैं तो जंग लग जाते हैं, तो उसको छोड़िए, नए वाले को बात कीजिए। ओके, तो ये समझिए कि चमक भी होता है। देखिए, लोहा को छुइएगा तो कठोर भी होगा, समझ पा रहे हैं। उसके बाद से देखिएगा पीटिएगा तो उसमें ध्वनि भी उत्पन्न होगा, और यूँ समझिएगा और पीटिएगा तो देखिए चादर की तरफ फैलते जाएगा तो आघात वर्धनीय हो जाएगा। और देखिएगा लोहा का तार भी बनाया जाता है, टान टान कर क्या किया जाता है तो बनाया जाता है, तो तन्यता भी हो गया। अब देखिएगा लोहा जो होते हैं ना, जो लोहार के घर पे देखिएगा क्या किया जाता है, पीटा जाता है। तो देखिए एक छोर को गर्म किया जाता है, तब तक दूसरे छोर भी क्या हो जाते हैं गर्म। जैसे छोलनी ले लीजिए, देखिएगा एक सब्जी में होगा तो दूसरे के हाथ में ऐसा पकड़िएगा तो क्या हो जाता है तो इसमें उसमें जाता है। प्लस में लोहा में तो जानते हैं कि बिजली भी गमन करता है। ओके, और बोल रहे गन्नाक और क्या कठनाक। ओके, मैंने यूँ समझिए लोहा को आप जल्दी क्या गला दीजिएगा, नहीं गला सकते। क्या लोहा को जल्दी आप जमा दीजिएगा तो ये भी काम प्रोसेस में क्या लगता है तो बहुत ही एनर्जी की खपत होती है। आपको यूँ समझिए कि जनरली लोहा का एग्जाम्पल लेकर ये सारे चीज़ों को समझ गए होंगे। अब हम इसके अंदर की बातों को जानने का कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्या है हमारा कि चमक होता है। ओके, तो हाँ, इतना तो बात याद रखिएगा कि प्रायः सभी धातुओं में क्या होती है, चमक होता है। जैसे सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, ईटीसी, बहुत सारी चीज़ों में आपकी क्या होती है, चमक होती है। पर इसमें का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बोर्ड मॉडल टॉपिक होता है ये होता है, ओके, कि यूँ समझिए अधातु जो होते हैं आप उसमें अधिकांश चमक नहीं होते। पर देखिए ये अपवाद का मतलब जो नियम के विरुद्ध हो। ओके, तो ग्रेफाइट और आयोडीन एक समझिए कि ऐसा तत्व है जिसमें आपकी चमक होती है, जबकि ये क्या होते हैं, ग्रेफाइट या आयोडीन आपके अधातु होते हैं। इसको याद रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन आपसे कर सकता है कि यूँ समझिए कि एक अधातु का नाम बताए जिसमें चमक होती है, तो कौन सा होगा, ग्रेफाइट, और कौन सा हो जाएगा आपका आयोडीन। यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। अब चलिए मैं दूसरी की चीज़ों को समझता हूँ, कठोरता। ओके, कि धातु में क्या होते, कठोरता पाई जाती है। प्रायः धातु में ऐसा बोल सकते हैं, मैं इनको क्या करता हूँ, क्लीन करता हूँ। क्लीन करके मैं यहाँ पर 2 नंबर लिखने का कोशिश करता हूँ। तो सबका हमको अपवाद जानना क्या होता है तो बहुत ही नेसेसरी होता है। ओके, कौन सा, कठोर। ओके, और समझिए कि यानी क्या होता है तो सभी प्रायः क्या होते हैं तो कठोर होते हैं। जैसा कि आपका वही एग्जाम्पल हो जाएगा सोना और क्या, चांदी। अब देखिए अपवाद में क्या आएगा, जो कि धातु होते हुए भी वो कठोर होते नहीं है। यही आपसे क्या करता है तो बोर्ड में पूछता है, वो है आपके पोटेशियम, ओके, और कौन सा, सोडियम। ये धातु होते हुए भी ये कठोर नहीं होते, ये कैसा होते हैं, मुलायम होते हैं, जिसको आप चाकू से भी देखते हैं कि जो आपके धातु जो होते हैं वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं। प्रायः याद रखिएगा सभी धातु आपकी क्या होते हैं तो याद रखिएगा कठोर होते हैं। अब चलिए ये तो बात सही है, जैसे सोना और चांदी, इसमें आपको क्या याद रखना है तो अपवाद याद रखना है कि कौन कौन ऐसी धातु होती है जो कि वो कठोर नहीं होती है, वो मुलायम भी होती है, प्लस
प्लस में वो द्रव के रूप में भी पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपका करता है बोर्ड में। तो यूँ समझिए कि जो आपके पोटाशियम होते हैं और कौन से होते हैं, सोडियम होते हैं, ये धातु होते हुए भी कैसे होते हैं, मुलायम होते हैं। याद रखिएगा, जिसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, लेकिन लोहा को क्या काट सकते हैं, नहीं काट सकते। तो ये किस में आ जाते हैं, अपवाद में आ जाते हैं। ऐसा भी प्रश्न आपके परीक्षाओं में किया हुआ होता है कि कौन कौन से धातु है जो कि चाकू से काटी जा सकती है। अब चलिए एक चीज इसमें और मैं बता देता हूं, जो कि द्रव के रूप में जो पाए जाते हैं आपके, वो होते हैं जो आपके द्रव के रूप में पाए जाते हैं वो होते हैं आपकी कौन सा, मरकरी। याद रखिएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, Hg कहते हैं, जो कि किसके रूप में पाया जाता है, तो आपके द्रव के रूप में पाए जाते हैं। आपको 2 नंबर समझ में आ गया। विशेष सिर्फ से आपको याद ये चीजें रखनी है, भौतिक गुण का। इसी से आपके 1 नंबर या प्रश्न को क्या करता है, तो कवर करता है, जैसा कि आपको समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा। चलिए अब हम 3 नंबर चलते हैं, ध्वनि। ओके, तो ध्वनि में क्या है आपका, गौर कीजिएगा। ध्वनि, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 2-3 नंबर लिखते हैं कि ध्वनि। और ध्वनि में आप लोग एक चीज याद रखिएगा, अपवाद याद रखिएगा सबसे विशेष रूप से। ओके, प्रायः हम बोल सकते हैं कि सभी धातुओं में आपकी क्या होती है, तो ध्वनि पाई जाती है। पर कौन कौन से ऐसे धातु है जिसमें क्या होते हैं, तो ध्वनि नहीं पाए जाते, के मतलब क्या हो जाते, अपवाद हो जाते हैं। तो देखिए एक धातु आपका बिस्मथ, ऐसा कर कर। ओके, ये क्या होता है कि जब हम लोग पीटते हैं ना, समझ रहे हैं बातों को। ओके, तो ये क्या होता है ना कि उसमें चकनाचूर हो जाता है, तो ध्वनि कहाँ से होगा, तो ये होता नहीं है। अब चलिए मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि ये लोहा, यूँ समझिए कि धातु में जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, या लोहा होगा। जैसे कि आप स्कूल के घंटी देखे होंगे, वहाँ से देखिएगा टन टन की आवाज़ आती है, कब, जब लोहा पर मारा जाता है। तो ऐसी ध्वनि क्यों उत्पन्न होती है, कभी कभी ऐसा भी पूछ देता है। तो ये जो होते इलेक्ट्रॉनों के गमन की वजह से आपके क्या होते हैं, तो ध्वनि उत्पन्न होते हैं। यहाँ और कंपन भी हम लोग कह सकते हैं। यहाँ तक आपने पूरी अच्छी तरह से समझ गए। अब हम जो पढ़ेंगे आपका, वो पढ़ेंगे कौन सा, आघात वर्धनीय क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग विस्तार रूप से पढ़ेंगे। और इसमें बहुत सारे पॉइंट को हम लोग जानने का कोशिश, 4 नंबर को अच्छी तरह से समझते हैं। आघात के मतलब क्या होता है, चोट देना। वर्धनीय के मतलब फैलना, समझ पा रहे हैं लोग। ओके, मतलब कि कोई भी धातु को जब हम लोग चोट देते हैं तो वो क्या होते हैं, फैलते हैं। तो अधिकतम वो कितने तक आपका फैलाया जा सकता है और उसका यूज कहाँ किया जा सकता है। तो चलिए हम इसी पॉइंट को क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो आघातवर्धिता के मतलब क्या होता है, प्रायः सभी धातुओं को पीटने पर वो क्या होते हैं, फैलता है। समझ में आ रहा है आपको, कोई प्रकार की दिक्कत। अब चलिए अब हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं जो कि याद करने योग्य है। तो ये चीजें जो है आपकी याद करने योग्य है। अब देखिए सबसे जो अधिक से अधिक आपकी जो मैंने क्या किया गया है, पीट कर जो फैलाया गया है, वो किसको फैलाया गया है, यस, सोना को। ओके, यानी इतना फैलाया गया है कि वो कितना हो गया, 0.004 mm हो गया है। यानी 1 mm आपका बहुत ही हल्का होता है, इतना होता। अब 1 mm के अंदर ये क्या किया गया है, तो इतने भागों को डिवाइड किया गया है। जैसा कि मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। 1 और बटा कितना हो जाएगा, ये 4 है तो 4 हो जाएगा, 1 2 3, मतलब कि 1 2 3 mm। मतलब कि आप समझिए कि 4 mm जो होते हैं लगभग आपके कितना हो जाएंगे, इतना हो जाएंगे, बेसी हो गया, इतना हो जाएंगे आपका 4 mm। समझ रहे हैं ना। अब देखिए अब उसी का कितना 1000वां जो भाग आता है उतना तक ले इस सोना को फैला दिया गया है, सबसे अधिकतम याद रखिएगा।
उसके बाद से जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम को भी क्या किया गया, मार मार का फैलाया गया है, लेकिन अब उसका यूज कहाँ किया जाता है। जितने भी आपके क्या होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, कि मतलब कि खाने वाले पदार्थ होते हैं, जैसे कि रोटी वोटी देखते होंगे लोग अक्सर एगो चमकीला चिमकिल में लेकर जाते हैं, तो वो अक्सर क्या होते हैं, तो वो एल्युमिनियम का ही होते हैं। नहीं तो अगर जो महंगा वाला लेकर जाता है वो सिल्वर के लेकर जाता है, समझे ना। सिल्वर के मतलब क्या हो जाएगा, एज, इसको भी बहुत ज़्यादा तक फैलाया जा सकता है। ओके, और समझिए कि इसका और कहाँ यूज किया जाता है, जो महंगे महंगे आपके दवा बनाया जाता है तो उसी के पैकेज में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ताकि वो दवा अधिक दिनों तक सुरक्षित रहे और यूँ समझिए कि वो फायदेमंद रहे। आपको ये आघात वर्धनिया अच्छा सा समझ में आ गया। अब इसी से संबंधित क्या है आपका तन्यता है। अब देखिए मैं आपको यही सेम टू सेम चीज़ें होगा, बस यहाँ पे थोड़ी सी बदल जाएगा। ओके, यहाँ से देखिए क्या बदल जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपका 5 नंबर तन्यता। तन्यता का मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को। ओके, मतलब कि वो क्या होता है, सब प्रायः सभी धातुओं में फैलने का गुण होता है, ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कई प्रकार की आपको क्या होगा, दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं। मतलब कि प्रायः सभी धातुओं में तन्यता का गुण होता है, तन्यता का गुण होता है। अब समझे यहाँ पर पॉइंटेड में क्या समझाने चाह रहा हूँ, सेम टू यही पॉइंट है। एक हो गया आपका एजी। अब गौर कीजिएगा, सभी प्रायः सभी धातुओं में क्या होती है, तन्यता का गुण होता है, जैसे सोना, चांदी, एल्युमिनियम, ETC। अब देखिए अब तन्यता से क्या किया जाता है, अब जरा गौर कीजिएगा, इसको हम लोग इतने माने समझिए कि MM में हम लोग क्या पीट कर फैला सकते हैं, तो क्या टान नहीं सकते हैं, यस हम लोग टान सकते हैं। अब देखिए एक अनुमानता ऐसे किया गया है ना, ओके, कि 1 ग्राम सोना में मतलब कि ये कितना ग्राम हो आपका, 1 ग्राम हो। गौर कीजिएगा, अगर 1 ग्राम लो सोना तो बताइए 1 ग्राम को आप कितने तक फैला सकते हैं, कितने दूर तक उसका तार बना सकते हैं। तो बोलिएगा कि 1 से 2 मीटर अगर अक्सर देखी जाए तो 1 ग्राम कितना तो बहुत हल्का होता है, उसमें कितना बना सकते हैं। लेकिन ये जो है ना, ओके, मैंने इसमें इतना ज़्यादा तन्यता पाया जाता है कि आराम से आप 2 किलोमीटर तार को बना सकते हैं। समझ रहे हैं ना, सबसे अधिकतम समझिए कि ये वाले में आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। प्लस में आपको ये वाले में भी बना सकते हैं, जिसको AG बोलते हैं। AG के मतलब सिल्वर बोला जाता है, इसका भी आप क्या कर सकते हैं, तारों को बना सकते हैं। अब उसके बाद से जो होता है वो किस में होता है, आपके एल्युमिनियम में होता है। इनको भी टन टन का क्या किया जाता है, तो समझिए कि आपके यूँ समझिए कि तार को, जैसे कि आप लोग ऊपर देख रहे होंगे जितने भी तार आते हैं लगभग आपकी एल्युमिनियम ही आती है। उसके बाद से कॉपर का भी क्या किया जाता है, तार को क्रिएट किया जाता है। सबसे सस्ता जो होता है वो Fe का होता है, कि मतलब लोहा का होता है, जिसको ज़्यादातर टाना नहीं जाता है। या ऐसा बोल सकते हैं कि सभी धातुओं में तन्यता उतना होता नहीं है, और कुछ में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सबसे याद रखिएगा कौन सा, सोना। और नया बुक में आपका प्लेटिनम भी दिया रहता है कि उसमें स्रोत होगा। अगर आपको समझिए कि कोई ऑप्शन में प्लेटिनियम नहीं दिया है तो समझिए कि आप सोना को टिक मार सकते हैं। यहाँ तक आपने पूरे अच्छी तरह से समझ गए। अब चलिए हम 2 चीज़ों के बारे में अब हम लोग समझने वाले हैं, ऊष्मा एवं विद्युत सुचालक, और हम लोग गणनांक और कथनांक के बारे में हम लोग समझेंगे। क्या है कि ऊष्मा एवं विद्युत सुचालक, यानी जो आपके धातु होते हैं वो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। कि मतलब ये समझिए कि एक जगह से दूसरी जगह आपकी क्या करती है, ऊष्मा जाती है, प्लस में आपके विद्युत भी जाते हैं। तो देखिए प्रायः सभी भी धातुओं में क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, जैसा कि सोना, चांदी, ETC ऐसा। ओके, हाँ, यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट ये हमको बातें याद रखनी पड़ती है, ओके, कि अपवाद में, अपवाद का मतलब समझ में आ रहा है कि किस में नहीं होती है, ना के बराबर होती है। तो ना के बराबर समझिए कि लेड के मतलब शीशा जिसको बोलते हैं, ये शीशा आपके क्या होते हुए भी, धातु होते हुए भी आपके क्या होते हैं, तो समझिए विद्युत के सुचालक होते नहीं है। प्लस में आपके पारा भी क्या होते हैं, तो विद्युत के, जिसको हम लोग मरकरी बोलते हैं, ये भी नहीं होते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग इस बातों को। हाँ, सबसे ज़्यादा किस्म होता है जिसको सर्वोच्चतम बोला जाता है।
ओके क्या बोली जाती है, सर्वोच्चतम ऐसा क्या किया जाता, बोला जाता है। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वह पाया जाता है आपकी चांदी में। इस प्रश्न को आप लोग क्या कीजिएगा तो याद कर कर रखिएगा। आपने इस पॉइंट को समझ गए। अब चलिए हम लोग गणनांक और कथनांक को भी क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, क्लीन करता हूँ। क्लीन कर कर मैं यहाँ पर 7 नंबर पे इस बातों को मैं लिखने का कष्ट करता हूँ, जरा गौर कीजिएगा। गलनांक के मतलब समझते हैं कि जिस ताप पर कोई भी पदार्थ क्या हो जाए, यस गणना शुरू हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गणनांक कहते हैं। समझ रहे हैं ना। या तो इसी का दूसरा भी परिभाषा होता है कि जिस ताप पर कोई पदार्थ क्या हो जाए, जमना शुरू हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गणनांक कहते हैं। अब चलिए क्वथनांक किसे कहते हैं, क्वथनांक, यानी जिस ताप पर पानी उबलना शुरू हो जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। कई प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब देखिए सभी धातु में प्रायः जो ये होते गणनांक और कथनांक वो क्या होते, उच्च होते हैं। याद रखिएगा उच्च के मतलब बहुत ही ज़्यादा होते हैं। जैसा कि मैं आपका लोहा मान लेता हूँ, ओके, जैसे कि लोहा, तो लोहा का लगभग कितना होता है, तो 1500 कुछ होता है। ओके याद रखिए लगभग 1500 के, अब मान में थोड़ा सा मेरे दिमाग से उतर गया है। ओके लेकिन 1500 के ही लपेट में क्या होते हैं, तो आपके होते हैं तो डिग्री सेल्सियस होते हैं। अब यदि हम लोग घर में 100 डिग्री सेल्सियस से हम लोग खाना बनाते हैं लगभग टेम्परोरी। ओके अब 1500 डिग्री सेल्सियस देंगे तब तो ये क्या होगा, गलेगा। समझ रहे हैं ना। तो इतना यूँ समझिए कि इसका गणनांक भी क्या हो गया, आपका ज़्यादा हो गया। यहाँ तक समझ गए। अब चलिए इसमें सबसे हम लोग को इम्पोर्टेंट समझना है क्या जी, अपवाद, कि कौन कौन ऐसा धातु है जिसमें गणनांक आपका बहुत ही कम होते हैं। तो याद रखिएगा 2 गो धातु, एगो CS बोलते हैं, एगो GA बोलते हैं। समझ गए। अब देखिए CS को हम लोग क्या बोलते हैं, सीजियम बोलते हैं। ओके और GA को क्या बोलते हैं, गैलियम। समझ में आ रहा है। अब देखिए ये सीजियम और गैलियम में क्या खास बात होता है, इसका लगभग 28 और इसका लगभग क्या 28 या 29 का लपेट में होता है। ओके और हम लोग का शरीर जो डिग्री सेल्सियस में मानी जाए तो लगभग आपका 33 के लपेट में होता है। समझ रहे, ये मान थोड़ा सा आपका क्या है, लगभग में मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ये आपका बढ़ और घट सकते हैं। तो गौर कीजिएगा आप इस पॉइंट पर। मैं यहाँ पर आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ कि हमारा शरीर का इतना है, तो मतलब कि सीजियम जो धातु है ना, अपने हाथ पर रखेंगे तो हाथ पर ही गलना ये क्या हो जाएगा, तो चालू हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। यानी यूँ समझिए कि सीजियम और गैलियम में क्या होते हैं, बहुत ही आपके कम क्वथनांक या द्रव्यनांक होते हैं। समझ में आ गया, कोई प्रकार की दिक्कत होगा, यानी 7 चीज़ें मैंने कवर कर दिया। तो ये क्या किए थे, धातु के प्रमुख भौतिक गुण। चलिए यही अगले में क्या करता हूँ, और धातु का भी भौतिक गुणों को मैं क्लियर कर देता हूँ। और गौर कीजिएगा आपको ज़्यादातर याद रखना है अपवाद में, अपवाद के ही बारे में लिखवाते हुए इस चैप्टर को मैं आगे खींचता हूँ। जो मेन टॉपिक है उसके बारे में मैं ज़्यादा चर्चा करूँगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको क्लीन करता हूँ। और क्लीन करने के बाद से बस आप लोग जो हेडिंग है ना, सेम तो यही रहेगा। जो धातु है ना यहाँ पे क्या डाल दीजिएगा, अधातु। ओके अधातु का प्रमुख भौतिक गुण याद रखिएगा। मैं पहला के बात कर रहा हूँ, पहला के मतलब कि क्या है, इसका चमक का। ओके अब देखिए, अब एक बात लिख लीजिएगा, प्रायः अधातु में चमक नहीं होता है, पर अपवाद याद रखिएगा। ओके अपवाद क्या हो जाएगा, वहीं ग्रेफाइट और आयोडीन हो जाएगा। यस ये बातें आप लोग लिख लीजिएगा, ग्रेफाइट और क्या हो जाएगा, आयोडीन, जिसमें क्या होता है ना आपका, यूँ समझिए कि चमक पाया जाता है। समझ गए। अब चलिए जो 2 नंबर है आपका कठोरता, तो समझिए प्रायः माने धातु क्या होते हैं, कठोर और गैस के रूप में होते हैं। याद रखिएगा इस भी पॉइंट को।
कठोर, कठोर के मतलब समझिए कि वो कैसा होता है, कठोर एंड वो क्या होते हैं, गैस के रूप में होते हैं, अधिकांश होते हैं। जैसा मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, कठोर में हो गया आपका कार्बन और गैस में हो गया आपका कौन सा, हीलियम चाहे आर्गन। ओके, यहाँ तक समझे। अब देखिए इसमें जो आप लोग को याद रखना है अपवाद में, यही तो आपका क्या है, तो इम्पोर्टेंट है। वो क्या चीज़ है, तो जो ब्रोमीन होता है ना, ऐसा जिसको Br बोलते हैं मेरे ख्याल से। ओके, एक मिनट, थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिए, वेट में, हाँ सही है। जो ब्रोमीन होता है ना, यही क्या होता है, आपके द्रव के रूप में पाए जाते हैं, जो कि ये आपका क्या होता है, तो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होता है। इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब देखिए ध्वनित अक्सर होता नहीं है धातु में, अधातु में तो इसको गोली मारी है। अगाध और धीनता के मतलब कि अधातु को जब पीटेंगे तो चकनाचूर हो जाएगा, तो इसमें तो होगा नहीं। तन्यता तो आपका होगा ही नहीं। ओके, उसमें ये सब की मात्रा कुछ भी पाया हुआ नहीं जाता है। ओके, समझ गए। अब चलिए, अब जो पॉइंटेड है आपका, ये दो वो चीज़ है, ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक और क्या जी, गलनांक। ओके, तो इसमें मैं आपको अपवाद के रूप में बताता हूँ, गौर कीजिएगा क्या चीज़ है मैं बता रहा हूँ, आपको ध्यान दीजिएगा। ये आपका धातु में कोई अथी नहीं है, और आप लोग जाकर मैं प्ले लिस्ट में जो मैंने अंतर में सारे डाले हैं, उसमें आप लोग धातु अधातु के रासायनिक और भौतिक गुणों को अंतर देख सकते हैं। यहाँ पर आप लेक्चर ले लीजिए। अब देखिए ऊष्मा का सुचालक बोल रहा है। ओके, तो प्रायः जो होते हैं धातु ऊष्मा के सुचालक नहीं होते हैं, पर एक जो ग्रेफाइट होता है आपका, ग्रेफाइट जिसका नाम होता है। ओके, जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें चमक भी होता है, प्लस में इसी यही एक ऐसा बंदा है जिसमें विद्युत एवं ऊष्मा का क्या होते हैं, तो सुचालक होते हैं। यहाँ तक आपने पॉइंटेड को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब चलिए एक चीज़ चलते, गलनांक और क्या क्वथनांक। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि उसमें धातु में क्या होता है, उच्च होते हैं, तो अधातु में याद रखिएगा कैसा होते हैं, तो आपका निम्न होते हैं। क्योंकि यूँ समझिए कि हम लोग को धातु का जानना जरूरी था, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। अधातु का भी आपको बता दिए, टेम्पोररी, जो कि धातु पर ही आधारित, क्या अधातु पर ही है। अब हम लोग जो जानेंगे वो धातु का रासायनिक गुण को हम लोग जानने का कष्ट करेंगे। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग जानने वाले हैं, वो क्या है आपका, तो धातु का प्रमुख रासायनिक गुण। देखिए एक भौतिक गुण होता है और एक आपकी कौन सी गुण होती है, रासायनिक गुण होती है। जो कि परीक्षा की दृष्टि से देखी जाए तो रासायनिक गुण आपका बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट आपके क्या होता है, टॉपिक का प्लस में इसके डिफरेंट होता है, जो कि आपसे परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो हमें इसमें आपको 5 चीजों के बारे में बहुत ही विस्तार रूप से बताएंगे, वो इन 5 के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो धातु ऑक्सीजन के साथ आप क्रिया करते हैं तो क्या क्या चीज बनाते हैं, क्या क्या होते हैं, यहाँ से जो आपके प्रश्न पूछे जाने वाले होते हैं उसको मैं कवर करूंगा। प्लस में जल के साथ अभिक्रिया वाला, ये तो 2 को आपको मस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से तो आता है तो आता ही है। अम्लों के साथ अभिक्रिया, ये भी आपको बताएंगे कि अम्ल के साथ में धातु किस तरह अभिक्रियाएं करती है। धातु का अन्य धातु के लवण के विलयन के साथ में अभिक्रिया, ये भी आपको प्रमुख रूप से बताएंगे, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उसमें से विद्युत धनात्मक आपको बताने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए ही हम लोग पहला के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। वो पहला कौन सा है आपका, यस, यानी ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया। तो प्रायः जितने भी आपके धातु होते हैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, याद रखिएगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल लिए हैं, जैसे कि ये आपका कौन सा सोडियम है, सोडियम ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाया आपका, सोडियम, और इसको ऑक्साइड ना करके यहाँ पर मोनोऑक्साइड बोलेंगे, याद रखिएगा। ये पोटासियम और ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके क्या बना दिया, तो पोटासियम मोनोऑक्साइड। अब देखिए इसका संयुक्त एक की वजह से हो रहा है। अगर आपका Mg और क्या हो O हो, O2 हो, जब ये मिलते हैं तो क्या बनता है, Mg
H2O बनता है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। ओके, समझ रहे हैं। लेकिन इसको संतुलित करना पड़ता है, यहाँ पर 2 लगा देंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो मेरे ख्याल से संतुलित हो गया। तो इनको बोलेंगे मैग्नीशियम माने ऑक्साइड। ओके, यहाँ तक कोई प्रकार की दिक्कत हो तो आप लोग क्या कर सकते बोल सकते हैं। अब देखिए अब क्या होता है ना कि जब इसमें हम लोग क्या करते हैं, लिटमस पत्र लेकर जाते हैं। लिटमस पत्र मैंने आपको 2 चैप्टर में बता दिया था, बहुत अच्छा सा। अगर नहीं भी जानते होंगे तो मैं बता देता हूँ। लिटमस पत्र एक ऐसा पत्र होता है जो कि अम्ल और भस्म को जांचने में वो क्या होता है तो सक्षम होता है। समझ रहे हैं ना। लिटमस कौन सा आपका पत्र जो होता था, इसमें जितने भी विलयन इसका लिया जाता था वो कैसा कर देता था, नीला कर देता था। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर लिटमस पत्र किसी विलयन में नीला हो जाए तो कौन सा पदार्थ होता है, याद रखिएगा भस्म होते हैं, जिसको हम लोग क्षार के रूप से भी जानते हैं। बस क्षार में ये होता है कि वो पानी में घुल जाए। ओके, तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, कि ये किसका है तो धातु के ऑक्साइड। ओके, किसका ऑक्साइड जी, तो धातु के ऑक्साइड आपके क्या होते हैं तो भस्म होते हैं। यहाँ पर आप लोग इस पॉइंट को लिख लीजिएगा कि धातु के ऑक्साइड, यहाँ पर ऑक्साइड क्या होते हैं तो भस्म होते हैं। और एक पॉइंट और भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, यदि वो भस्म पानी में घुल गए, समझ रहे ना बातों को, यदि वो भस्म क्या हो गए पानी में, जैसे कि ये वाला है आपका Na2O और प्लस में क्या H2O, अगर ये पानी में घुल जाते हैं तो आपका ऐसा हो जाता है NaOH, ऐसा हो जाएगा। अब इसी में आप लोगों को बहुत सारे पॉइंट बताने वाले हैं कि जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर करके और क्या क्या आपके प्रक्रियाओं को बनाती है। चलिए मैं फिलहाल में क्लीन करता हूँ। यदि इसकी रिजल्ट मारना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं तो मार सकते हैं। चलिए मैं इसको क्या करता हूँ क्लीन करता हूँ। क्लीन करके आपको नेक्स्ट कंसेप्ट को बताने का कोशिश करता हूँ। ओके, देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट, इसको मैं क्या करता हूँ साफ क्लीन कर देता हूँ और अगले मेरे पॉइंट को लिखने का क्या करता हूँ कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैंने क्या लिखे थे आपको यहाँ पर यस पोटेशियम लिखे थे और सोडियम लिखे थे, इनके बारे में कुछ आपको बताना जरूरी है। ये देखिए ये ऐसा एक धातु है ना, ऐसा ओके कि ऑक्सीजन की उपस्थिति मतलब कि हवा में आते आते ये क्या हो जाता है तो जल उठता है। याद रखिएगा, जलना का मतलब समझिए कि इसमें क्या पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या पकड़ लेती है तो आग पकड़ लेती है। कब, जब इनको कहा O2 के संपर्क में रहते हैं तब। समझ गए, कई प्रकार की दिक्कत हो तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट इसी का जानते हैं। क्या चीज जानते हैं ना, ओके, कि कुछ ऐसे जो आपके समझिए कि धातु का ऑक्साइड होते हैं, कुछ ऐसे आपके क्या होते हैं धातु के ऑक्साइड होते हैं जिसमें ये वाला में देखा जाए तो अम्ल और भस्म दोनों का गुण होते हैं। याद रखिएगा किसका किसका आपका गुण होते हैं, अम्ल और क्या तो भस्म का, ठीक है ना। और आपका क्या होते हैं भस्म का, दोनों को दोनों गुण पाए जाते हैं, दो। याद रखिएगा ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि एक धातु का ऑक्साइड बताए जिसमें दोनों गुण होते हैं अम्ल और भस्म, तो कौन सा जगह जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो देखिए इनको जानते हैं क्या कह दिया गया है केमिस्ट्री के दुनिया में दोनों होते हैं, तो दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं उभय। ओके, अब दोनों धर्म से बिलोंग कर रहे हैं तो हम लोग क्या कह देंगे धर्मी। ओके, उभय धर्मी ऑक्साइड इसको बोलते हैं। धातु आपके क्या होते हैं बहुत ही महंगे होते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ चांदी, याद रखिएगा चांदी, सोना, प्लेटिनियम, नियम, ऐसा। ओके, समझ पा रहे हैं। ये जो तीन को हेलो बनता है किसी और भी हेलो, ओके, जिसको हम लोग क्या करें कितनों भी ताप दे दे, समझ रहे ना, O2 को हम लोग कितनों भी प्रेशर दे दे लेकिन ये अभिक्रिया करती होती नहीं। यदि अभिक्रिया कही तो मतलब कि जंग लग गया, जब जंग लग गया तो जल्दी से जल्दी खराब हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जितने भी चांदी वाला होता है जल्दी जंग लगता होता नहीं, सोना तो और नहीं लगता है जल्दी जंग, आपका पालक उस पर मैल बैठ जाता है पर जंग लगता नहीं। आप प्लेटिनियम में तो और नहीं लगता है, कब लगेगा जब O2 से अभिक्रिया
अभिक्रिया करेंगे, तब तक आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा, अपवाद के रूप में याद रखिएगा कि कौन सी धातु है जिसको ऑक्सीजन कितनों भी दिया जाता है तो वो अभिक्रिया नहीं करती है। तो यही तीनों में से कोई भी आपका ऑप्शन देगा एक नंबरिया में, आप वहां पे क्या कर सकते हैं, तो चूज कर सकते हैं। समझे इस पॉइंटेड को आप लोग? ओके, तो चलिए मैं आगे अगला कंसेप्ट आप लोगों को बताता हूं। यहाँ से यहाँ तक आपने पूरा समझ लिए होंगे। अब चलिए, अब तो ये तो हो गया। अब एक पॉइंट, चलिए एक पॉइंट आपको बहुत ही नेसेसरी है, क्या है, तो एल्युमिनियम ले लीजिए। ओके, ये एल्युमिनियम ऐसा शब्द है जो कि अभी के डेट में देखी जाए तो बहुत ही इसका यूज किया जा रहा है। अब इसको जब हम लोग खुले वातावरण में छोड़ देते हैं ना, तो ये ऑक्सीजन से विक्रियाएं कर याद रखिएगा, ये किससे कर ऑक्सीजन से विक्रियाएं कर एक मोटी लेयर चढ़ा लेती है। क्या करती है, एक मोटी परत को क्या कर लेते, चढ़ जाता है, याद रखिएगा। और जब चढ़ जाता है तो उसी को जानते हैं क्या कहते हैं, एनोडीकरण भी कहते हैं। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। मैं यहाँ पर परिभाषा लिखने की क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि यदि ओके एल्युमिनियम पर O2 की परत चढ़ जाने की, ऐसा बोल सकते हैं, जाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। अब चलिए, अब यहाँ पर हम लोग ये पॉइंट को समझने का कोशिश करते हैं। कभी कभी पूछते हैं कि एनोडीकरण में क्या होते हैं, तो बोलेगा कि लोहा पर पड़ चढ़ना, समझिए कि एल्युमिनियम पर पड़ चढ़ना, इसी से बहुत सारे ऑप्शन देगा तो आपका आंसर कौन सा होगा, तो एल्युमिनियम पर क्या होना, तो परत को चढ़ना। यहाँ तक आपको जनरली समझ में आ गया। अब बुक को पढ़िएगा तो आपको बहुत ही चीजें इसमें समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे गुण की ओर बढ़ते हैं, जल के साथ अभिक्रिया। तो इसमें हम लोग तीन चीज पढ़ेंगे, ठंडे जल के साथ, गर्म जल के साथ और किसी जल के साथ नहीं। तो चलिए इस पॉइंट को भी हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। चलिए अब हम 2 नंबर को देखते हैं कि जल के साथ में क्या अभिक्रिया है, किसका धातु का। देखिए यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग मेरे अंदर प्रश्न उठ रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि आपको बता दूं। क्या चीज, देखिएगा मोबाइल जब पानी में गिर जाते हैं तो देखिएगा सत्यानाश होने का मतलब कि वो बनने योग्य होता ही नहीं। क्यों, क्योंकि उसमें बहुत सारे मेटल लगाए जाते हैं, मेटल के मतलब कि धातु लगाए जाते हैं, जो कि वो जल के साथ अभिक्रिया कर कुछ दूसरा पदार्थ बना देते हैं या फिर जल जाते हैं, जिसकी वजह से मोबाइल आपकी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। वही अगर धातु में गिरे तो समझिए कि जैसे किरोसिन तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, तो इसमें जल्दी मोबाइल फोन खराब होती नहीं है। जो जनरली अब तो वाटरप्रूफ आ रहा है, ओके, उनका बात अलग है, लेकिन जो जनरली हम लोग यूज करते हैं उसका मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने। अब देखिए यहाँ पर जल के साथ अभिक्रिया में क्या है कि विभिन्न धातुओं में जल के साथ अभिक्रिया अलग अलग होती है। मतलब कि अलग अलग धातु में जो जल की अभिक्रिया है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इसमें मैंने बताया था कि आपको 3 स्टेप में बताएंगे। कौन कौन से स्टेप में, एक ठंडा जल के साथ में, एक वाष्प के साथ में, एक वो ऐसा धातु कुछ होते हैं कि कितना जल्दी जो अभिक्रिया करते नहीं। इसी तीनों को पॉइंट में हम लोग अच्छे तरह से देखते हैं। ओके, ठंडा जल के साथ में कौन कौन सी चीजें आपकी क्या करती है, तो अभिक्रियाएं करती है। तब प्रमुख रूप से आपकी कौन सा आते हैं, सोडियम और कौन सा, पोटेशियम आते हैं, जो कि क्या करते हैं, ठंडे जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या बनते हैं, हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करते हैं। सॉरी यहाँ पर क्या रहेगा, H2 होगा। अगर संतुलित कोई भी चीजें नहीं किए होंगे तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, संतुलित कर लीजिएगा। उसके बाद से आपका क्या है, K है और H2O है। जब अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, तो KOH और कौन सा, हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करता है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंटेड आप लोगों को ये पूछे थे, योग्य है, मतलब परीक्षा योग्य है ऐसा कि यदि आपका धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ये समझिए सोडियम हाइड्रोक्साइड माने हाइड्रोक्साइड के रूप में और हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, तो उत्पन्न होते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपर तरीके से। अब हम चलते हैं 2 नंबर चीज, इसके बारे में और भी बता देते हैं आपको। ओके, कि यूं समझिए कि इतने तीर्थ होते हैं ना कि फटाक से अगर न समझे ना कि आपको छोड़ दिया जाए तो फटाक से इसमें क्या करते हैं, तो
आग पकड़ लेते हैं, इसीलिए इनको क्या किया जाता है, किरोसिन के भी आपका समझिए कि तेलों में क्या किया जाता है, इनका प्रॉपर रखा जाता है ताकि बाहर चल के वो आग जल्दी पकड़े नहीं। कब? जब ऑक्सीजन से मिलता है तब। इस पॉइंट को आप लोग क्या कीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग 2 नंबर चलते हैं। ये तो ठंडा जल के साथ में हो गया। अब भाप के साथ में, भाप के मतलब समझ रहे हैं ना कि उसमें से भाप निकलता है, मतलब कि किसके साथ में आपका, यहाँ से मैं लिखने का कोशिश करता हूँ, भाप के, यस, भाप के साथ में ऐसा। ओके, भाप के मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को, जो पानी उबालते हैं तो भाप निकलता है, उसके साथ भी कुछ ऐसे धातु है जो कि अभिक्रिया करने में क्या होते सक्षम होते हैं, जैसा कि Mg प्लस क्या O2, समझ गए। उसके बाद से आपके जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, जिंक का प्लस क्या हो जाएंगे आपके O2 हो जाएंगे। उसके बाद से हो जाते हैं Fe प्लस क्या हो जाते हैं, O2 हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं? अब चलिए इन सबों को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ। तो जब ये अभिक्रिया होते हैं तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस में क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये जब अभिक्रिया करते हैं तो जिंक ऑक्साइड प्लस क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जब ये अभिक्रिया करते हैं तो Fe2O3 प्लस क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को निर्माण करते हैं। अब देखिए इनके बारे में मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें क्या बताने वाला हूँ उसको आप गौर कीजिएगा। ये मैं बताने वाला हूँ ना कि जो आपकी मैग्नीशियम और यूं समझिए कि जो भाप के साथ में गर्म जो करते हैं, जब क्रिया होती है इसमें याद देखिए ऑक्साइड बनता है, वो वाला में क्या बनता था, यस, यानी हाइड्रोक्साइड बनता था। इसमें ओनली फॉर क्या बनता है, ऑक्साइड बनता और हाइड्रोजन गैस का होते हैं तो उत्पन्न होते हैं। इस पॉइंट को आप लोग क्या कीजिएगा, इधर नोट डाउन कर लीजिएगा कि जब भाप के साथ में करें तो ऐसा होता है। अब देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है आपका ये वाला टॉपिक है, कौन सा है, तो जो Fe होते हैं वो किनसे क्रिया करते हैं, O2 से कर ये इतना बना लेते हैं। इसीलिए याद रखिएगा जो हम लोग टंकी छत पर होता है ना, छत पर गौर कीजिएगा, वो लोहा का न होकर वो किसका होता है, प्लास्टिक का बनाया जाता है। वो जानते हैं क्यों ऐसे किया जाता है, क्योंकि अगर लोहा का होंगे तो भाप के साथ में क्रिया कर ये पदार्थ बना देंगे जो कि आपके वो जो लोहा होंगे वो जल्दी से जल्दी आपके खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि ऊपर से तो आपका सूर्य प्रकाश पड़ेगा ही, वहां पड़ेगा ही, तो उससे आपका क्या हो जाता है, तो दिक्कत हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछता है कि जो टंकी होता है उसको लोहा को न बनाते हुए हम लोग प्लास्टिक से क्यों बनाते थे, यही कारण कि लोहा आपका गर्म जल के साथ में क्या क्रिया करती है, जो कि लोहा का माने नष्ट होना क्या है, तो यूं समझिए कि मैंने जल्दी है जिसकी वजह से आपका किया नहीं जाता है। यहाँ तक आपने समझ गए। अब चलिए अब हम समझते हैं वो किसी के साथ में भी अभिक्रियाएं नहीं करती है, मतलब कि जल के साथ में प्रॉपर कोई भी हो, जल आपका ठंडा हो गर्म हो, कोई भी जल हो, उनके साथ में अभिक्रिया वो करती नहीं है। तो वो चीज है आपका कौन सा है, याद रखिएगा, कॉपर है, Hg है, और एक और है टीन है, और क्या है आपका Au है। मैं इसका फुल फॉर्म नाम बता ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा कि कॉपर जो है और जो आपका मरकरी है, टीन है, और Au है ETC, ओके, और Ag भी हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये जितने भी है ना, अगर कोई भी हम लोग पानी देते हैं ये जल्दी अभिक्रिया करने में क्या होती है, सक्षम नहीं होती है। इसीलिए इन्हीं का क्या बनाया जाता है, आभूषण भी बनाया जाता है। ज्यादातर आपका Au का मतलब कि सोना का ही बनाया जाता है, ताकि न ये हवा से अभिक्रिया करते हैं न ही ये जल से, भले ये धातु है लेकिन दोनों से उनको कोई मतलब होता नहीं है। आपने इस पॉइंट को भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब चलिए हम अब लोग 3 नंबर पॉइंट को बढ़ते हैं। वो 3 नंबर कौन सा पॉइंट है आपका, अम्लों के साथ में क्या अभिक्रिया के मतलब धातु अम्लों से क्रिया कर क्या क्या बनाती है। मैंने 2 पार्ट में भी चर्चा की है, चलिए मैं 3 पार्ट में भी इस पॉइंट को चर्चा कर देता हूँ। चलिए हम अब ये 3 नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं लोग कौन सा, तो अम्लों के साथ में अभिक्रिया। तो यूं समझिए कि जो प्रायः जो धातु होते हैं वो अम्ल के साथ में क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो क्या बनाते हैं, लवण और आपके हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, तो निर्माण करते हैं। तो ये जो होगा ना, ओके, जो अभिक्रिया आएगा वो क्रियाशीलता संवेदी
स्थिति पर थोड़ा सा निर्भर करता है। और एक बात है आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जो हाइड्रोजन यदि अम्ल होते हैं जो कि हाइड्रोजन से ही क्या होते हैं तो चालू होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन। अब देखिए हाइड्रोजन को ऊपर वाले जितने भी होंगे अब क्रिया करके आपकी क्या निकालेंगे, H2 निकालेंगे और लवण बनाएंगे, और नीचे वाले जो है आपको AU AG ये अभिक्रिया करने में सक्षम नहीं होती। इसी पॉइंट को मैंने क्लियर करने के लिए यहाँ पर लिखे हैं। जैसे कि इसी के अंदर आपके कहा जाता है जिंक भी आ जाता है। ओके, यदि हम जिंक को क्या करते हैं HCl से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है गौर कीजिएगा। ये होते हैं ना आपके अभिक्रिया होंगे तो जिंक क्लोराइड हो जाएंगे और प्लस में आपके क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, ये गैस आपकी उत्पन्न हो जाएंगे। तो नॉर्मली यही क्वेश्चन पूछता है कि अगर धातु को अम्ल के साथ में अभिक्रिया कराई जाए तो कौन सी गैस को उत्पन्न करता है, तो कौन सी गैस को उत्पन्न करता है, याद रखिएगा कौन सा गैस हो गया जी, तो आपके हाइड्रोजन गैस को ये उत्पन्न करने में क्या होता है तो सक्षम होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए अगर हम इन दोनों को कंपेयर करूं, यहाँ पर माना कि मैंने कैल्शियम लिख दिए और कैल्शियम किससे करता है HCl से करता है, तो क्या हो जाएगा CaCl2 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा H2 हो जाएगा। अगर मैं लिखूं Na और प्लस क्या HCl तो क्या बन जाएगा आपका NaCl और प्लस का बन जाएगा H2 बन जाएगा। अगर मैं कंपेयर करूं कि इन दोनों में आपका ज्यादा शक्तिशाली कौन है, तो देखिए आप गौर कीजिए कि ऊपर आपका क्या है Na है कि मतलब ये ज्यादा शक्तिशाली है और ये आपके क्या है जी तो कम शक्तिशाली है। समझ में आ गया। इसी को हम लोग क्या करते केयर करेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या बोल रहा है आपका कि धातु अन्य धातु के लवणों के विलयन के साथ में क्या करना अभिक्रिया करना। ये समझ लीजिए, ये समझिए कि यही चीज है सेम टू सेम, बस थोड़ी सी डिपेंड माने समझिए कि डिफरेंट है। वो क्या है तो मैं आपको क्या करता हूँ तो बताने का कोशिश करता हूँ उनके अलावा। ओके तो देखिए चलिए मैं 4 नंबर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि धातु की अन्य धातु के अलावा समझ देखिए जैसे भी मैंने धातु मान लिया आपके कौन सा Zn। ओके, अब एक अन्य धातु के लवण, जैसे अन्य धातु के लवण को हम लोग क्या मानते हैं कॉपर सल्फेट को मान लेते हैं। ओके, ये इससे क्या करती है तो अभिक्रियाएं करने में ये क्या होती है तो सक्षम होती है। कैसे तो इसमें आपको ज्यादातर जो हेल्प करेगा, याद रखिएगा क्रियाशीलता मूलक ही क्या करेगा आपको ज्यादा हेल्प करेगा। इन दोनों में बड़ियार कौन है ये देखना पड़ता है, ये ज्यादा बड़ियार ये क्या है तो कमजोर। अगर यही समीकरण ऐसा होता Cu और Zn4 तो ये अभिक्रिया आपका होता नहीं, क्योंकि ये कमजोर है बड़ियार को हटा नहीं सकता है। समझ रहे ना, अभिक्रियाशीलता को ये हटा नहीं सकता है, ये अभिक्रिया होने में क्या होगा तो सक्षम आपका नहीं होगा। चलिए अभिक्रिया होता है तो क्या बनता है तो देखिए ये यूं समझिए कि ये कॉपर को इस विलयन से हटा देंगे और यहीं पे जाकर अपने आप को क्या करते हैं बैठ जाएंगे। तो गौर कीजिए जैसे Zn4 हो जाएगा और प्लस में आपका क्या हो जाएगा Cu हो जाएगा आपका क्या आंसर। तो यहाँ पर आपको यही देखिए यहाँ पर आपको क्या पूछता है मैं आपको गौर कराता हूँ, देखिए ध्यान से। ये पूछता है कि जिंक और कॉपर में अधिकांश कौन ज्यादा क्रियाशीलता है, तो कौन सा है आपका जिंक ज्यादा है और कॉपर कम है। हाँ अब देखिए ये तो ज्यादा पूछता है Cu और Ag के रूप में बहुत ही ज्यादा आपका प्रश्न उठाता है कि Cu बड़ियार है कि Ag आपका क्या है तो बड़ियार है। समझ गए ना, तो याद रखिएगा Ag जो कहते हैं लोग हमेशा क्या होते हैं कमजोर होते हैं और Cu यहाँ पे क्या होते हैं बड़ियार होते हैं। जैसे कि मैं समीकरण लिखता हूँ Cu प्लस AgNO क्या 3 मैंने लिखा ऐसा, यानी यूं समझिए कि आपका कौन सा तो सिल्वर नाइट्रेट को लिखे। अब देखिए ये क्या करेगा कि इस बेचारे को यहाँ से हटा देगा और हटाने के बाद से जानते क्या बनेगा आपका ऐसा बनेगा Cu बन जाएगा और यूं समझिए कि NO3 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चाहे यही भी होगा तो आपका क्या हो जाएगा तो काम चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 लगा है। ओके, अब प्लस में क्या हो जाएगा आपका Ag को हटा दिया तो Ag यहाँ पर आ जाएगा। इस पॉइंट को भी आपको समझना क्या है जरूरी है। तो यहाँ पे आपको विशेष रूप से क्या क्वेश्चन करता है तो ये और यही क्वेश्चन करता है कि आपका Cu ज्यादा बड़ियार है कि Ag बड़ियार है, तो कौन सा है आपका Cu बड़ियार है और Ag क्या है आपके तो कमजोर होते हैं। यहाँ तक आप रासायनिक गुरु के बारे में अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। अब चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं विद्युत धनात्मक।
ओके, विद्युत धारात्मक क्या होते हैं, जैसे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने आता होगा तो इस पॉइंट को आपको समझ जाइएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझा रहा हूँ कि सोडियम जो होते हैं वो क्या होते हैं, धातु होते हैं जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं, 11 होते हैं। समझ रहे हैं ना आप बातों को। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, तो प्रश्न को उठा सकते हैं कि सोडियम क्या होते हैं। अब देखिए, जब इनको क्या कीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप तोड़िएगा तो क्या होगा, गौर कीजिएगा, 2 8 और कितना होगा 1, और किसी का 2 आएगा और किसी का कितना आएगा 3। अगर बाहरी कक्षा में 1 2 3 आते हैं तो 99% चांसेस होते हैं कि वो कौन सा है, तो आपके धातु होते हैं। ये आपके एडवांस में बता दिए, था सर एडवांस आपको नॉलेज दे दे, लेकिन चाहते तो लिख सकते हैं। नहीं तो ऐसा भी प्रश्न पूछता है कि अगर जिसके भारतीय कक्षा में 1 2 3 है तो वो क्या होते, धातु होते हैं या क्या होते हैं, अधातु होते हैं। तो धातु होते हैं अगर आपका 4 5 6 7 4 का मध्य हो जाते हो, धातु अधातु दोनों की गिनतियों में आ जाते हैं, जिसको हम लोग उपधातु कहते हैं। ये भी हम लोग पॉइंट 8 को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, तो ये सबके सब आपके क्या होते हैं, तो अधातु होते हैं। आपने यहाँ पर प्रॉपर तरीका से आपने धातु का प्रमुख रासायनिक गुण समझ गए। अब हम लोग तुरंत समझ लेते हैं कि अधातु का कौन कौन से रासायनिक गुण होते हैं। तो अधातु भी बहुत कम होते हैं, तो उनका भी रासायनिक गुण आपके क्या होते हैं, कम होते हैं। ये आपको धातु की तरह उतना पढ़ने को नहीं मिले। धातु का भी प्रमुख रासायनिक गुण को जान लेते हैं। इसमें एक ही गुण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रियाएं करती है। हेलो अधातु जैसे कि कार्बन हो गए, वो किन के साथ में अभिक्रिया करेंगे, ऑक्सीजन में, तो क्या बना देंगे आपके कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए आप पॉइंट 8 को। ओके, अब देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, अगर पूछा जाए कि अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, जब इसमें लिटमस पट्ट डाली जाती है तो ये कैसा हो जाता है आपका, तो लाल हो जाता है। याद रखिएगा, लाल होने के मतलब कि ये क्या है, तो आपका अम्ल होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये आपका क्या होता है, तो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होता है। ओके, अब देखिए दूसरा का है कि जल के साथ में अभिक्रिया, तो जल के साथ में अभिक्रिया नहीं करती है। अम्लों के साथ में अभिक्रिया अम्लों के साथ में भी नहीं करती है। धातु का अन्य धातु ये भी नहीं करती है। हाँ, विद्युत यहाँ पर वो क्या होती है, तो ऋणात्मक मान होता है। कौन सा मान होता है आपका, ऋणात्मक मान होता है। बस यही तो है धातु का। धातु में उतना कुछ नहीं है, लेकिन धातु में पढ़ना क्या था, बहुत ही जरूरी था। थैंक यू। इस पार्ट को, ये इस टॉपिक को मैं यहीं तक रहने देता, उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक को देखिए।